नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लासेस जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों की इतिहास की श्रृंखला चल रही है। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर्स को बड़ा कंप्रेहेंसिवली और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण को रखते हुए जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उसके लिए काफी हम लोग कंप्रेहेंसिवली कवर किए हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पाषाण काल, इसी में ताम्र पाषाण काल भी आ जाता है, ठीक है। ताम्र मतलब तांबे का, ताम्र पाषाण काल। फिर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और उसके पास वैदिक सभ्यता हम लोगों ने कंप्रेहेंसिवली कवर किया है, ठीक है। तो लगभग 3-4 टॉपिक, इसमें से आप लोगों को कम से कम 20 प्लस क्लासेज आती हो, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसी क्रम में, जिसको कहते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, बीसी जिसको कहते हैं। इसी को हम लोग बुद्ध काल भी मानते हैं, ठीक है। बुद्ध का एरा यही है, ठीक है। महावीर स्वामी और बुद्ध का एरा बुद्ध काल कह सकते हैं। इसी को हम लोग द्वितीय नगरीकरण का काल भी कह सकते हैं। द्वितीय नगरीकरण का काल कह सकते हैं। इसी को हम लोग महाजनपद काल भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? महाजनपद काल भी कह सकते हैं। तथा इसी को हम लोग सूत्र काल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कितने नाम हो गए? जैसे मैंने आप लोगों को नाम बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 6 नाम, तो इसके 5 नाम हो गए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का कालखंड, बुद्ध काल इसको कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं, महाजनपद काल कहते हैं, सूत्र काल कहते हैं। सूत्र काल क्योंकि कुछ सूत्रों की रचना हुई थी, जिसको कहते हैं गृह सूत्र, धर्म सूत्र और श्रौत सूत्र। इन सूत्रों का रचना काल भी लगभग 300 बीसी से शुरू होता है, तो इसी कालखंड में आता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, बुद्ध काल, द्वितीय नगरीकरण का काल, महाजनपद काल और सूत्र काल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अभी बुद्ध काल में हम लोग अर्थव्यवस्था बताएंगे, फिर राजनीति पर चर्चा करेंगे। बुद्ध काल की अर्थव्यवस्था मोटा मोटी द्वितीय नगरीकरण ही कहलाता है, ठीक है। दूसरी बार नगरीकरण का उद्भव होता है। पहली बार कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है। तो दूसरी बार कहाँ शुरू होता है? बुद्ध काल। तो हम लोग इसको करेंगे और इसमें हम लोग पूरा धर्म, तो पहले अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, फिर राजनीति की बात करेंगे, फिर धर्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद समाज की बात करेंगे। जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो द्वितीय नगरीकरण में जो हुआ, लोहे की खोज के द्वारा हम लोग गहरी जुताई किए और उसके बाद धान रोपण किए। अधिशेष उत्पादन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में होता है वैसे यहाँ भी होता है। उसके केंद्र में कौन होता है? लोहा होता है। तो लोहे ने द्वितीय नगरीकरण को संपादित किया। फिर सिक्के का आपको प्रथम बार साक्ष्य यहाँ मिलता है, जिसको कहते हैं आहत सिक्का। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, वो चांदी के पंचमार्क सिक्के होते थे। फिर सिक्कों ने नगरीकरण व्यापार को और बढ़ाया, शहरों का विकास हुआ। कई इसी में महाजनपद में कई शहरों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो बुद्ध काल की पहचान जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैंने आपको बताया है। 5 नाम तो मैंने बता ही दिया है, उसे महाजनपद काल और सूत्र काल। अब आइए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जब हम इसकी चर्चा करेंगे बुद्ध काल का, तो उस अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो यही है, द्वितीय नगरीकरण का काल, द्वितीय नगरीकरण। तो हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं बुद्ध काल की, और इसी के साथ द्वितीय नगरीकरण भी पढ़ रहे हैं। तो हम अर्थव्यवस्था ने कैसे नगरीकरण को प्रभावित किया, कैसे नगरीकरण की ओर बढ़ा, पहले हम प्रमाण दे, तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, पॉइंट्स दे देंगे, फिर उसके बाद प्रमाण भी दे देंगे। कौन? 16 महाजनपद का, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कृषि, अगर हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो पहली बार कृषि का साक्ष्य हमको देखने को मिलेगा। तो
कृषि लोहे की खोज हो जाती है। मैंने 800 ईसा पूर्व बताया था। लोहे की जानकारी जब हो जाती है इनको, तो कृषि करना इनके लिए और आसान हो जाता है। लौ उपकरण के साथ बड़ी संख्या में मिलता है, जिससे क्या होता है, हल जो होता है, हल के फाल में हल के फाल में लोहा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो लोहे से गहरी जुताई, जब गहरी जुताई होगी, आप देखते होंगे जितनी अच्छी जुताई और सिंचाई होती है उतना ही अच्छा फसल होता है। आप लोग जानते हैं। तो चावल की जो रुपाई होती है, धान की रुपाई जिसको कहते हैं, आप कभी खेती किसानी देखे होंगे तो उसमें होगा, तो वो रोपा जाता है। जब जुताई अच्छी होती है तभी रुपाई अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो जो ये रोपाई हुई, हल का फाल ये देखिए दिख रहा है, ये हल है, लोहे का फाल इसमें लगा जब हल में, तो ये चावल की रुपाई हुई। जब रुपाई हुई तो अधिशेष उत्पादन। ठीक है, मतलब कि 10 लोगों की जगह 10 लोग हैं परिवार में, तो 100 लोगों के खाने के लिए हुआ, तो 90 लोग और समाहित हो सकते हैं इसमें। जब 90 लोग और समाहित होंगे तो जो बचे खुचे लोग हैं कृषि नहीं करेंगे, कोई अन्य शिल्प या व्यापार करेंगे। ठीक है, जब अधिशेष उत्पादन होगा तभी शिल्प और व्यापार होगा। और दूसरी बात कि जो दास लोग होते थे उस समय, उनको भी कृषि में लगाया गया, जिससे अधिशेष उत्पादन और बढ़ा। ठीक है, अधिशेष उत्पादन क्या हुआ, और बढ़ा, और इससे शिल्पों की ओर हम लोग गए। ठीक, भूस्वामित्व का उल्लेख यहाँ पर आ गया था। बड़े बड़े भूस्वामियों का उल्लेख मिलने लगता है, हम लोग जानते हैं। फिर शिल्प आता है। पशुपालन सेम था, पशुपालन में वृद्धि हुई, कृषि में वृद्धि हुई, तो शिल्प आया। शिल्प में क्या क्या आता है, बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। गिल्ड पहली बार देखा गया, मतलब श्रेणी जिसको कहते थे, शिल्पों का समूह। जो शिल्पकार होते थे, शिल्पकारों का समूह जो होता था, अपना समूह बनाकर काम करते थे, उन्हीं को गिल्ड कहा जाता था या श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और ये हर प्रकार के शिल्प होते थे, गिल्ड होते थे। कुछ चर्मकार, बढ़ई, कुम्हार, कुछ व्यापारी, ये सब अपना समूह बनाकर काम करते थे, यहाँ से मिलने लगा। जैसे बनारस में हाथी दांत पर काम करने वाले कारीगरों की गलियों का प्रमाण होता था। केवल हाथी दांत के एक व्यापार कारीगर नहीं, कई कारीगरों का अपना एक व्यापार का पूरा पूरा वही आवास ही था उनका, और समूह ही था। ठीक है, तो जब शिल्प अधिक हुआ, ये शिल्प में कई प्रकार के वस्तु एवं अलंकरण बनाने लगे जब ये लोग, तब इसके व्यापार की तरफ भी लोग गए। तो व्यांतरिक एवं बाह्य व्यापार का साक्ष मिलता है। जातक ग्रंथ मतलब बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों की बात करता है जातक ग्रंथ में। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का साक्ष्य यहाँ मिलने लगता है। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब समझते ही आप लोग, आसियान कंट्री। और इसी समय एनपीपीडब्ल्यू, जैसे हम लोग देखे थे ऋग्वेद काल में BRW, उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखे थे PGW, अब यहाँ पर आता है NBPW, मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पालिशदार एवं चमकदार बर्तन, मिट्टी के बर्तन यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। यहाँ आके NBPW, IS में अगर आप एग्जाम देंगे तो ये कालखंड पूछ लेगा, ये बर्तन का किस कालखंड से जुड़े हुए हैं, तो आपका हो जाएगा। तो इतने कॉन्सेप्ट से आप पढ़े हैं कि आपको आसानी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो NPPW नामक बर्तन जो है देश के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मतलब कि उत्तरी काली पालिशदार चमकदार बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, तो सिक्के पहली बार यहाँ खोजे जाते हैं, और उस सिक्कों से नगरीकरण की हमको क्या मिलती है, थोड़ा सा प्रभाव देखने को बढ़ता है। द्वितीय नगरीकरण कालखंड आता है। तो सिक्के मैंने बताया आपको,
सिक्के कैसे हैं? सिक्के आपके 5वीं सदी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सर्वप्रथम सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। ये चांदी और तांबे के सिक्के हैं। इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, लिख लीजिए आप। ये पूछा जाता है कि आहत सिक्के सर्वप्रथम कब खोजे गए, आहत सिक्के किससे बने होते थे, आहत सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ये चांदी और तांबे के बने होते थे, मूलतः चांदी के ही बने होते थे। और ये पंचमार्क या आहत ठप्पा मारा जाता था। इसमें देखिए पीपल के वृक्ष बने हुए हैं, चांद और सूरज बना हुआ है, ये चिन्ह कुछ बना हुआ है, इसमें गा गाय का चिन्ह है, ये सब चांद और सूरज पत्तियां हैं इसमें देखने को, ये मोहर का साक्ष्य है। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलते हैं। तो जब सिक्का आ गया, जब सिक्के का प्रचलन हो गया चांदी का, तब क्या होगा? व्यापार वाणिज्य आसान होगा, बिल्कुल होगा, आदान प्रदान आसान हो जाएगा। और इसी आदान प्रदान ने शहरीकरण के साक्ष्य को देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शहरों के साक्ष्य मिलते हैं। काशी, कोसल और मगध, इन सब शहरों के साक्ष्य हमको मिलने लगते हैं। इसी को द्वितीय नगरीकरण कहा गया है। द्वितीय शहरीकरण करते हैं, मतलब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था है वह मूलतः कुछ नहीं बल्कि क्या है, वो द्वितीय नगरीकरण है। मतलब द्वितीय नगरीकरण का कालखंड उसको कहा जाता है। ठीक है, मोटा मोटी समझ में आ गया। और खास तौर पर आहत सिक्कों की बात करेंगे तो इन सिक्कों पर लेख नहीं है बल्कि चित्र बने हुए हैं, ये आप जान लीजिए इसको। ठीक, फिर अब देखिए, अब ये महाजनपदों का उदय हो जाता है। ठीक है, तो महाजनपदों का उदय होता है तो मोटा मोटी ये राजनीति की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। कहा? अर्थव्यवस्था हो गया, राजनीति की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तो राजनीति कैसी थी? इसी समय हमको महाजनपदों का उदय होता है और उनका क्या कहते हैं, प्रशासन देखने को मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में अपेक्षाकृत कुछ बड़े बड़े राज्यों का उदय होता है। 16 महाजनपद, जिसको आप कहते हैं सोडस महाजनपद का उदय होता है। और इसका जो साक्ष्य हमको मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें हमको साक्ष्य इसका देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो महाजनपद उदय होता है। जब महाजनपदों का उदय होता है उस समय सभा समिति का हो जाता है समाप्ति। कुछ राजतंत्रात्मक और कुछ गणतंत्रात्मक। तो राजतंत्र में जहां राजा चुना जाता हो, जहां राजा वंशानुगत रूप से वो राज करता है, वो राजतंत्र है। और जो गणतंत्र होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, उसका चुनाव किया जाता है किसी समिति सभा द्वारा या वोट द्वारा, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो 16 महाजनपद थे, इसमें कुछ राजतंत्र थे, अधिकतम 13-14 राजतंत्र थे। वज्जी और मल्ल तो मिलते हैं जहां गणतंत्र की हमको सुगबुगाहट देखने को मिलती है। तो परिषद होती थी राजा के लिए, छोटी और सलाहकारी होती थी। वेतन भोगी तथा श्रेणीबद्ध अधिकारियों की चर्चा मिलती है, जिसमें महामात्य और आयुक्त की नियुक्ति की बात की जाती है। तो ये 16 महाजनपदों का है। तो राजस्व और न्याय प्रणाली क्या था? राजस्व प्रसाधन 2 कर इसमें हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कर देखने को मिलते हैं। कर क्या क्या रहता है? बलि साधक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है कई बार, इसको आप लोग ये भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? बुद्ध काल में बलि साधक। कर का दर उपज का 1/6 होता था और
क्या कहते थे, न्याय प्रशासन में दीवानी और फौजदारी। दीवानी को अंग्रेजी में सिविल कहते हैं, फौजदारी को क्रिमिनल कहते हैं। इन मामलों में स्पष्ट अंतर किया जाता था। मौर्य काल आते आते इसको नाम दिया जाता है, दीवानी को कहते हैं प्रदेष्टा और फौजदारी को कहते थे कंटक शोधन। उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन मान लीजिए इसी प्रकार का डिवीजन यहाँ भी देखने को मिलता है, दीवानी और फौजदारी नियम। इस अवधि में वाय आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। इसको हम लोग जब एंशियंट खत्म होने लगेगा तो जितने आक्रमण हुए उसको बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा भी आपको दिखा देते हैं। एक ईरानी आक्रमण होता है जो डेरियस का रहता है, एक सिकंदर का आक्रमण होता है, आप लोग जानते होंगे। सिकंदर यूनान का था, मकदूनिया का, मेसिडोनिया का वो शासक था। तो ईरानी आक्रमण होता है तो खरगोष्ठी लिपि का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। ईरानी आक्रमण इतना ही जान लीजिए, डेरियस ने किया था, ठीक है, लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास, और इसी से खरोष्ठी लिपि का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ईरानी में इतना ही जान लीजिए। सिकंदर का आक्रमण होता है 323 या 326 ईसा पूर्व में, और सिकंदर जो था वो मेसिडोनिया का शासक था। मेसिडोनिया कहाँ है? यूनान में था, ग्रीस जो आज का है, ग्रीक जिसको कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी सिकंदर से आए यूनानी यात्रियों ने बेहतर तरीके से दी, इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है। भारतीय इतिहास के तिथि निर्धारण में भी कुछ सहूलियत होती है। पहली बार तिथियों का ज्ञान हमको यूनानी आक्रमणों से मिलता है। उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासकों को पराजित करना आसान रहा। ये मोटा मोटी है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच में आ गया तो हम आप लोगों को मेंशन कर दिए, ठीक है। अब आते हैं महाजनपद काल, वो राजनीति में है। तो हमने आपको बता ही दिया किसमें, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल आएगा ही आएगा। तो इनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और खास तौर पर एक पांचाल देश था इन्हीं 16 महाजनपदों में, वहीं पर बाद के अधिकांश उपनिषदों का संकलन हुआ था पांचाल में। पांचाल नरेश, आप ध्रुपद का नाम सुने होंगे, और पांचाल नरेश ध्रुपद कौन थे? अर्जुन की पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रा नहीं, सुभद्रा नहीं, सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी। पांचाली जिसको कहते थे, भाई कृष्ण जिनको मित्र थे, नाम मैं पूछ रहा हूं, उनका नाम एक पांचाली था। द्रौपदी, देखिए नाम ही भूला जा रहा है। तो द्रौपदी जो थी पांचाल की थी, पांचाल नरेश इनके पिता का नाम था ध्रुपद। तो ध्रुपद यहाँ के शासक थे, और उनके नेतृत्व में कई उपनिषदों की रचना की गई थी, ये हम लोग आप जानिए, ठीक। तो ये मोटा मोटी आपको स्रोत पता चल गया कहाँ से हमको मिलता है। अब 16 महाजनपद है, उनकी राजधानियां दी गई हैं, और वहां पर शासक जो कौन शासक शासन करते थे वो देख लीजिए मोटा मोटी। तो 16 महाजनपद में शासक थे। अंग की राजधानी चंपा, ब्रह्मदत्त नाम का एक शासक था। मगध आप लोग जानते ही हैं, मगध बहुत फेमस रहा है। मगध का शासक राजधानी राजगृह, और बाद में पाटलिपुत्र हो जाता है, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, आर्यक वंश के शासक रहते हैं, महापद्मनंद वगैरह इसी में आते हैं। काशी जो आज का वाराणसी था वो राजधानी थी, यहाँ के भी ब्रह्मदत्त की उल्लेख मिलता है। कोसल, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती आप लोग जानते होंगे, गोंडा बहराइच श्रावस्ती। यहाँ का राजा था प्रसेनजीत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जान लीजिए। वज्जी ये गणतंत्र था, आप लोग जान लीजिए। गणतंत्र की मैंने परिभाषा बता दी कि न राजतंत्र नहीं था, यहाँ का राजा जो प्रमुख होता था वो चुना जाता था। यहाँ का जो राजा था चेटक था, राजधानी वैशाली थी। मल्ल ये भी गणतंत्र था, यहाँ कुशीनारा
कुशीनगर जो आज है, और पावा वहीं आसपास था, ये भी गढ़ राज्य था। ठीक है। चेदी सुक्तिमती, ये शिशुपाल यहाँ का राजा था। वत्स, जहाँ कौशाम्बी इलाहाबाद, यहाँ का राजा उदयन था। ठीक है। तो ये मोटा मोटी आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फिर कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु कहाँ है? आज का मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र। पांचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य, बरेली का क्षेत्र, पांचाल शासक था। मत्स्य, विराटनगर, ये राजस्थान का आज का क्षेत्र है, जान लीजिए। ठीक है। यहाँ का राजा विराट था, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सूरसेन, मथुरा, आज का जो मथुरा है वहीं अवंतिपुत्र उसका। अस्मक पोतन, अस्मक ये पहले ही 16 महाजनपद था जो साउथ में था, बाकी सब नॉर्थ में थे। ये आंध्र प्रदेश में था अस्मक। ठीक है। हैदराबाद के आसपास वहां का स्थानीय शासक था। अवंती, उज्जैनी, जो आज उज्जैन जानते होंगे, वो महेशमती और उज्जैनी, वहीं चंद्र प्रद्योत था। गांधार, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र, तक्षशिला। कंबोज, उधर ही राजपुर स्थानीय छात्र साथी और स्थानीय छत्री शासक था। तो ये मोटा मोटी आप लोग रख लीजिए, यहाँ से सवाल राजधानी मैच करने के लिए आ सकता है। तो अंग का ब्रह्मदत्त, वज्र का चेतक, अवंती का चंद्र प्रद्योत, मगध का बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन महापद्मनंद, कौशल का प्रसेनजीत था, वत्स का उदयन, सूरसेन अवंतिपुत्र, मत्स्य का विराट, गांधार का पुत्रसाती। ये आपके इंपॉर्टेंट के लिए मैंने लगा दिया है। और 16 महाजनपदों को रखना कैसे है, आप लोग रख सकते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इसको आप लोग कर लेंगे तो आपका लगभग किसी भी एग्जाम में 1-2 सवाल यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट में ये सवाल आ जाएगा। तो आज इतना ही हम लोगों ने अर्थव्यवस्था की चर्चा की, और उसके बाद राजनीति की चर्चा की। राजनीति में महाजनपद की चर्चा की, और महाजनपद कौन कौन से थे वो सारी चीजें आपको बता दी गई। कल हम लोग चर्चा करेंगे धर्म पर। ठीक है। बुद्ध काल का धर्म, तो बुद्ध काल का धर्म पढ़ेंगे तो बुद्ध का पूरा जीवन परिचय आपको देंगे, किसका? गौतम बुद्ध का। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, फिर महावीर स्वामी के बारे में चर्चा होगी। फिर इसके बाद जो जैसे आजीवक संप्रदाय, अजीत केस कांबले, पकुद कच्चायन, ये इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम लोग समाज की चर्चा करते हुए ये टॉपिक बंद करेंगे। 2 क्लास और इसमें होगी, उसके बाद हम लोगों का ये चला जाएगा। पढ़ते रहिए, अपने क्वेश्चन को बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हम जरूरी सुधार कर सकें। बड़ी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है आपको बताने के लिए। हम 2-3 घंटा पढ़ते हैं तब यहाँ आके बता पाते हैं चीजें मोटा मोटी, क्योंकि सारी चीजें लिख के नहीं बताई जा सकती, बोलना भी पड़ता है। तो आप लोग मेहनत करिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आप वीडियो को आप देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा बहुत बढ़िया। जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फैक्ट्स अपने आप आपको याद। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, वनडे, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, टेट, तो आपके सभी एग्जाम के लिए ये सारे वीडियोज आपको कारगर हैं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।